दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जिला झांसी। वहाँ पर एक महिला है जिसका नाम पूजा है। कहानी थोड़ी उलझी हुई है, जिसको समझने के लिए भी थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा कि कैसे एक महिला इतनी शातिर और इतने बड़े बड़े अपराध कर सकती है। महिला का नाम पूजा है। उसकी शादी होती है ओरछा गाँव में एक लड़के रमेश से। वो उसकी डिमांड और उसकी मांग पूरी नहीं कर पाता। उस पर वो गोलियां चलाने का आरोप उस पर लगता है, एफआईआर होती है, उस पर मुकदमा चलता है और उसके बाद वो दूसरे लड़के के संपर्क में आती है। 6 साल कल्याण राजपूत के साथ लिविंग में रहती है बिना शादी के। उसके बाद जेठ से उसके संबंध बनते हैं, जेठ से लड़की पैदा होती है और फिर उसके बाद ससुर पर डोरे डाले जाते हैं। और उसके बाद भी उसका दिमाग इतना चलता है कि लास्ट में वो अपनी सास की हत्या करवा देती है और अपनी जेठानी को अपने घर से निकलवा देती है। कहानी बड़ी थोड़ी अजीब है। कोशिश करता हूँ सिलसिलेवार पूरी तरह सुनाने की। कहानी है 24 जून 2025 उत्तर प्रदेश के झांसी कुम्हरिया गांव की। वहां पर अ, अजय प्रताप राजपूत का घर है और वो अपनी पोती का बर्थडे मनाकर ग्वालियर से वापस अपने गांव कुम्हरिया आते हैं और आकर देखते हैं जो उनका घर है उसका दरवाज़ा बंद है और बाहर से किसी ने उस दरवाजे की कुंडी लगाई हुई है। उनको लगता है शायद किसी ने बच्चे ने मजाक करा है, क्योंकि बाहर से गेट तो लगा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन कुंडी लगी हुई है। ये थोड़ा अजीब था। वो कुंडी खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर अपनी पत्नी सुशीला देवी को आवाज़ लगाते हैं, जिनकी उम्र 56 साल थी। और अंदर जाकर वो देखते हैं कि उनकी पत्नी का शव बेड पर बुरी हालत में पड़ा हुआ है। बुरी हालत में इसलिए कह रहा हूँ कि उनके दोनों पैर बंधे हुए हैं और दोनों हाथ बंधे हुए हैं और मुंह में कपड़ा ज़बरदस्ती ठुसा हुआ है और बहुत बुरे तरीके से वो उनका शव वहाँ पर पड़ा हुआ है। पूरे घर का जो माहौल है वो ख़राब है। सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घर में कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करी है या पैसे ज्वेलरी एक तरीके से डकैती डाली। ये देखकर अजय प्रताप राजपूत घबरा जाते हैं। उनकी चीख निकल जाती है और वो सीधे घर से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर शोर मचाते हैं। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर तुरंत पहुंचती है और वहां पर जाकर वो सारी जो क्राइम सीन है उसका मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। उसके बाद जो अजय प्रताप राजपूत हैं, इनसे बात करती है कि तुम्हें किसी पर शक है, तुम कहाँ गए थे। सबसे पहला तो सवाल उनका यही होता है। तो वो बताते हैं कि हमारी जो लड़के की बहू है वो ग्वालियर रहती है और मेरी दादी का वो मेरी सॉरी पोती का बर्थडे था और मैं उसका बर्थडे मनाने के लिए वहाँ पर गया हुआ था। तो दूसरा सवाल होता है घर के और सदस्य कहाँ पर हैं। तो जिसका जवाब ये अजय राजपूत देते हैं कि जो उनका बेटा है वो भी उनके साथ बर्थडे में ही गया हुआ था और जो उनके बेटे की बड़ी बहू है जिसका नाम है रागनी, ये अपने पीहर गई हुई है, क्योंकि इससे हमारा मनमुटाव चल रहा है। और इसका जो भाई है आकाश, वो हमें धमकी दे रहा था कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो वो पता करते हैं कि ऐसा क्यों है। और कुल मिलाकर जो अजय राजपूत है वो अपनी बड़ी बहू रागनी और उसके भाई आकाश पर नाम दर्ज मुकदमा दर्ज करा देते हैं वहाँ के थाने। अब क्योंकि पुलिस के पास नाम है, पुलिस फौरन पोस्टमार्टम का इंतजार करती हुई होती है। लेकिन जैसी पुलिस थाने पहुंचती है तो वहां पर जाकर देखती है जो बड़ी बहू रागनी है और उसका भाई आकाश है वो थाने के अंदर ही बैठा हुआ है। ये देखकर पुलिस चौंक जाती है कि और वो बताते हैं कि देखो हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारे ससुर अजय ने मेरे ऊपर ही ये मुकदमा लिखवाया है, बाकी मेरा इसमें किसी तरह से कोई हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस कहाँ ऐसे मानने वाली है, जाहिर सी बात है क्रॉस वेरीफाई करेगी सारी चीज़ें। पुलिस उनके कॉल डिटेल सारे सीसीटीवी सारी चीज़ें देखती है। यहाँ पे थोड़ी सी बात ये थी कि जिसने भी वहाँ पर हत्या करी थी सुशीला देवी की, वहाँ पर स्कूटी पर एक महिला और एक पुरुष थे। और यही सुनकर जो अजय राजपूत है ये उन्होंने ये शक जताया था कि मेरी बड़ी बहू रागनी और उसका भाई आकाश ही होगा। अब यहाँ पर पुलिस पूरा उनको चेक करती है, गांव में जाकर पता करती है, तो सबसे पता यही चलता है कि आकाश और उसकी बहन रागनी दोनों वहीं पर थे और ये गांव से कहीं गए ही नहीं है। अब क्योंकि पुलिस का एक लास्ट दांव ये होता है, पहले वो
उसको पता है वो किसी भी अपराधी को जब वो उठा कर लाती है वो मना करता है, और उसके बाद वो क्रॉस वेरीफाई जरूर करती है, और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद अगर पुलिस कोई पूरी तरह संतुष्ट ये हो जाती है कि ये लोग हैं ही नहीं इसमें, तो जाते जाते पुलिस उनसे एक बात जरूर कहती है कि चलो हमने मान लिया तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हें किसी पर शक हो, क्योंकि तुम भी उस घर की मेंबर हो, उसकी उस घर की बड़ी बहू हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी भी सास है जिसकी हत्या हुई है और घर में लूट हुई है। तो जैसे तुम्हारे ससुर को तुम पर शक था, तो हो सकता है तुम्हारा भी शक किसी पर हो। अब यहाँ पर रागिनी कहती है कि शक की तो बात छोड़ो, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये जो काम है, जो मेरी सौकन है पूजा, ये उसका है। अब पुलिस के हाथ में एक तरीके से एक चीज़ गई, दूसरी चीज़ हाथ में आ जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि पूजा ने अपनी सास की हत्या करी है। तो वो बताती है कि पूजा मेरे देवर की वाइफ थी और उन्होंने शादी भी नहीं करी थी, और 6 साल वो ग्वालियर में रिलेशन में लिविंग में रह रहे थे। लेकिन मेरे देवर की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उसके बाद मेरे ससुर और मेरे पति उसको यहाँ पर लेकर आ गए, क्योंकि दोनों में बिरादरी का फ़र्क था। हम राजपूत लोग हैं और पूजा जाटव है। लेकिन जो काम कल्याण नहीं कर पाया था, 6 साल तक उसने बाहर रखी, क्योंकि गांव में लोग तरह तरह की बात करेंगे, लेकिन वो काम संतोष और उसके पिता अजय ने कर दिया, और उन्होंने लाकर उसको एक तरीके से मेरी छाती पर बैठा दिया। अब क्योंकि वो सुंदर थी और उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरे ससुर और मेरे पति को उस पर बहुत दया और बहुत एक तरीके से प्यार आया। उसने 12वीं क्लास पास कर रखी थी, तो मेरे ससुर ने और मेरे पति ने उसका एडमिशन पास के एक डिग्री कॉलेज में करा दिया। अब वो एक तरीके से बेटी मान लो या बहू मान लो, इस तरीके से रह रही थी। तो उसके बाद मेरे पति से उसको उसके साथ संबंध बन गए मेरे पति के, उसको बेटी पैदा हुई। मुझे वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पति ने मेरा ध्यान रखना बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि वो एक तरीके से नए ज़माने की थी, तो उसके जो स्टाइल थे या उसके लटके झटके अलग ही थे, और मैं एक ज़िम्मेदार थी, मेरे भी कई बच्चे थे, और यहाँ पर उसने मेरा ध्यान रखना और मेरी किसी भी चीज़ का ध्यान रखना बंद कर दिया, और हर तरीके से वो उसकी सारी बातें मानने लगा और मुझे मारने पीटने लगा। और मैं कब तक वहाँ पर पिटती, और मैं इसलिए वहाँ से अपने घर जाने का फैसला करने लगी। लेकिन इसी बीच पूजा ने मेरे ससुर और मेरे पति से कहा कि जो कल्याण के नाम की 8 बीघे ज़मीन है वो तुम मेरे नाम करो, क्योंकि 8 बीघे ज़मीन रागिनी का नाम हो जाएगी। 16 बीघे ज़मीन थी, वो 2 ही भाई थे, और कल को अगर जैसे कल्याण का अचानक एक्सीडेंट हो गया है, तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ तो मेरी बेटी भी है, तो मुझे क्या मिलेगा। अब यहाँ पर जो अजय है ससुर है, और जो कल्याण है, और ये सॉरी संतोष है जो उसका दूसरा बेटा है, दोनों ही राजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सास है सुशीला देवी, वो राजी नहीं होती, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैंने अभी से ज़मीन बांट दी, 8 बीघे कल्याण की दे दी, 8 बीघे संतोष की दे दी, और कल को दोनों बच्चे ही, दोनों की बहू ही एक तरीके से, एक की ग्वालियर जाकर रह रही है, दूसरी अपने पियर चली गई है, कहीं ऐसा ना हो ये हम दोनों बुढ़िया बुड्ढों को ही घर से बाहर निकाल दें, तो सुशीला किसी को भी ज़मीन देने से मना कर देती है। अब यहाँ पर जो ये पूजा है, इसको बहुत गुस्सा आता है। इसको ये लगता है कि सब तैयार है, भाई जेठानी तो कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो अपने घर जा चुकी है, और संतोष वो उसका पति ही है अब, क्योंकि उससे बेटी भी पैदा हो गई है, और जो ससुर है उस पर भी उसने डोरे डालने शुरू कर दिए, और एक तरीके से ससुर भी राजी हो गए। अब यहाँ पर सुशीला मान नहीं रही थी, तो जो रागिनी है वो पुलिस को यही बताती है कि वो ज़मीन के लिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसी बीच सुशीला देवी के पोस्टमार्टम से जो शव है घर वालों के सपुर्द कर दिया जाता है, और उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ होता है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात ये थी कि पूजा इस अंतिम संस्कार में अपने जो ससुराल थी उसकी वहाँ पर नहीं आई। अब पुलिस के लिए कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुकी थी ये बात, क्योंकि जो रागिनी ने बताया ज़मीन का विवाद पहले ही चल रहा है 8 बीघे का, और दूसरा वो अपनी सास के जो क्रियाक्रम है उसमें भी नहीं आई है। जबकि जो उल्टा रागिनी के खिलाफ जो मुकदमा लिखा हुआ था और आकाश के खिलाफ, दोनों बहन भाई के, वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं पूजा का ही हाथ है। अब वो जैसे क्रियाक्रम वगैरह सारी चीज़ जो पूरे होते हैं, पुलिस फौरन
फैसला करती है कि वो पूजा से इसकी पूछताछ करेगी और वो पूजा को थाने बुलवा लेती है। और अब पुलिस से पूजा के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो सवाल था पुलिस का वो यही था पूजा से कि तुम अपनी सास के क्रियाक्रम में क्यों नहीं आई। क्योंकि यहाँ पर तो चलो रागिनी का तो हमें समझ में आता है कि उसको घर से वो चली गई थी और वो अपने पीहर में रह रही थी 6-7 महीने से। लेकिन तुम्हारे साथ तो सब कुछ ठीक था, संतोष भी और तुम्हारा जो ससुर है वो भी तुम्हारी बेटी के बर्थडे में पहुंचा था, तो तुम उसके क्रियाक्रम में क्यों नहीं है। और दूसरा सवाल जो था वो ये था कि 8 बीघे ज़मीन का क्या चक्कर है। अब जाहिर सी बात है, जो महिला पहले इतनी शातिर है, जो 4-4 मर्दों को जिसने घुमा के रख दिया और पूरे घर को घुमा दिया एक तरीके से, और घर अपनी सास की हत्या कर दी, वो इतनी जल्दी पुलिस के सवालों का जवाब देगी नहीं। लेकिन पुलिस का भी एक अपना तरीका है, कितनी भी मोटी चमड़ी का अपराधी क्यों ना हो, और बड़े बड़े शातिर, बड़े बड़े क्रिमिनल पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लगते हैं। तो कहती है कि गांव है ओरछा और वहाँ पर रमेश के साथ मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद वो थोड़ा सीधा साधा था और पुराने ख्यालात का था। अब क्योंकि 12वीं पढ़ी हुई थी लड़की और बाहर का इसने माहौल देखा हुआ था, तो ये थोड़ा सही तरीके से रहना चाहती थी। जो भी इसके खर्चे थे नए कपड़ों के या जो इसके क्रीम पाउडर, ये सारी चीज़ें वो इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। और वो चाह रहा था कि बिल्कुल जैसे गांव में एक महिला रहती है, दबी ढकी बहू रहती हैं, इस तरीके से रहे। लेकिन यहाँ पूजा चाहती थी कि वो सबसे बात करे, हंसी खुशी रहे, सबसे घुले मिले, जो कि उसके जो पति है रमेश, उसको ये अच्छा नहीं लगता था। अब इसी बात पर दोनों में विवाद शुरू हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि रमेश उसकी पिटाई कर देता था पूजा की। अब पूजा को इस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। अब ये रोज़ का काम हो जाता है, वो कोई डिमांड करती है रमेश उसकी पिटाई करता है, फिर वो कोई डिमांड करती है फिर रमेश उसकी पिटाई करता है, या वो किसी से बात करती है, जो भी होता है। अब उसको पूजा को ये चीज़ उसकी बर्दाश्त से बाहर होती है। और उसकी जो बहन है कामनी और कमला, उसके 2 नाम थे, और एक उसका दोस्त होता है इसकी बहन कामनी का, अनिल वर्मा। तो कामनी से बात करती है कि मैं इससे अपने पति रमेश से बहुत परेशान हूँ और ऐसा कुछ करा जाए जो ये रास्ते से हट जाए। एक दिन किसी काम से रमेश बाजार की तरफ जा रहा होता है और अचानक उस पर कोई गोली चला देता है, और वो गोली की आवाज़ से एकदम घबरा जाता है, चारों तरफ देखता है तो गोली उसकी तरफ चलती है, कोई दाएं से कोई बाएं से निकल जाती है। और खुशनसीबी ये रहती है कि रमेश बच जाता है। और रमेश वहाँ से आनन फानन सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वो जाकर अपनी पत्नी के नाम बिल्कुल नाम दर्ज FIR कराता है कि मेरे ऊपर गोली चलाई गई है और मुझे पूरा शक है मेरी पत्नी ने ही मेरी हत्या करने की कोशिश करी है। अब क्योंकि नाम दर्ज रिपोर्ट है, मुकदमा लिखा जाता है, पूजा जेल जाती है और वहाँ से फिर उसकी जमानत होती है और अब उस पर मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि जब मुकदमा चलेगा तो हर महीने तारीख आती है। अब वो रमेश के यहाँ तो रह नहीं रही थी, तो जो भी उसका पीहर था वो वहाँ पर रह रही थी। अब ये जो इसकी बहन है कामनी और उसका बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा और पूजा, ये तीनों साथ में रहते हैं और हर महीने जाहिर सी बात है अदालत जाना पड़ेगा और अपने बयान देने पड़ेंगे। तो ये हर महीने वहाँ पर जाती है। तो इसी बीच इसकी मुलाकात वहाँ पर कल्याण राजपूत से होती है। ये कल्याण राजपूत वही था जो जिनकी हत्या हुई है सुशीला राजपूत की, उनका बेटा, उनका छोटा बेटा संतोष राजपूत का भाई, अजय राजपूत का बेटा, तो उसी परिवार का था ये कल्याण। तो कल्याण से इनकी बातचीत शुरू होती है और एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज होते हैं। तो जाहिर सी बात है कोर्ट में जो भी मिलता है वो किसी न किसी केस के सिलसिले में या जमानत देने के लिए बहुत सारे ऐसे काम में आता है। तो कल्याण उससे ये पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो बताती है कि मेरे पति ने मेरे खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा रखा है कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश करी है। ये सुनकर कल्याण बड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि ऐसा तो लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। और वो पूजा उससे पता करती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आ रहे हो। तो कल्याण बताता है कि मेरे खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग धाराओं में, और तुम्हारी तरह मुझे भी बेगुनाह फंसाया गया है। एक तरीके से दोनों बताते हैं कि हमने करा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे खिलाफ लोगों ने ये FIR करा रखी है, हमारे मुकदमे चल रहे हैं। अब दोनों हर महीने मिलते हैं और मिलते मिलते उनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं।
अब वो वहीं पर एक ग्वालियर के अंदर एक कमरा लेते हैं किराए पर और वो वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। ऑफिशियली उनकी कोई शादी होती नहीं है और करीब 6 साल ये लोग लिविंग में रहते हैं। अब 25 मई 2019 को अचानक कल्याण की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि कल्याण रहा नहीं और वो गांव इसलिए नहीं लेके गया था उसको क्योंकि उनकी जो बिरादरी वो अलग अलग थी। कल्याण राजपूत था और पूजा जाटव थी, तो उसने सोचा गांव लेकर जाऊंगा तो गांव में और बड़ी बड़ी बातें होंगी, तो वो इसीलिए 6 साल तक उसके साथ लिविंग में ग्वालियर में ही रह रहा था। अब कल जो पूजा है, जो कल्याण की मौत हो चुकी है, तो उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो गांव जाए, लेकिन फिर भी अब जाहिर सी बात है जो खर्चे हैं वो अलग हैं। अब जो 6 साल ये दोनों साथ में रहे थे तो उस वक्त जो उनके ससुर अजय है वो भी घर पे आते थे, जो भाई है संतोष वो भी घर पे आते थे, तो सबको पता था कि संतोष कल्याण पूजा के साथ रह रहा है। अब क्योंकि ये सबको जानती थी और ये सीधी कल्याण के गांव जाती है कुम्हारियाँ में और वहाँ पर जाकर कहती है कि देखो मैं कहाँ रहूँ, आपको पता ही है मैं आपके बेटे की विधवा हूँ और तुम मुझे अपने घर में शरण दो। यहाँ पर जो ससुर है अजय और जो जेठ है संतोष, वो कहीं ना कहीं दोनों मान जाते हैं कि भी है तो हमारे बेटे की बहू, तो अब ये जाएगी भी कहाँ, तो वो उसको अपने घर में ही रखते हैं और उससे पता करते तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तो वो बताती है मैंने 12th करा है, तो वो उसके डिग्री कॉलेज में उसके एडमिशन करा देते हैं और बड़े प्यार के साथ हर तरीके से उसको वहाँ पर रखते हैं। अब घर के अंदर एक सदस्य बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर पूजा का थोड़ा दिमाग चलना शुरू होता है और उसको लगता है कि मेरी जो पहली शादी हुई थी रमेश से, वहाँ से मेरा जो संबंध ख़त्म है और दूसरा मैंने जिसको 6 साल दिए कल्याण, अचानक उसकी मौत हो गई और अब यहाँ पर भी मेरे ज़्यादा दिन है नहीं क्योंकि मेरा कोई ऐसा रिश्ता है नहीं, ना ही कोई कल्याण का कोई ऐसा भाई है जिसकी शादी ना हुई हो, चलो उससे शादी हो जाए। तो उसको लगता है कि आज नहीं तो कल यहाँ से भी तुम्हें ये निकाल ही देंगे, क्योंकि जो उसकी सास थी और जो उसकी जेठानी थी ये रागनी, ये इन दोनों का बर्ताव उसके प्रति ठीक नहीं था और उस कारण भी यही होता है क्योंकि कोई भी हो यही सोचेगा कि बहू बहू की तरह घर में रहे और हर सबसे घूंघट करे, जो भी गांव के नियम कानून होते हैं, लेकिन पूजा इस तरह की थी नहीं। तो अब उसके दिमाग में चलने लगता है कि अगर यहाँ पर रहना है तो कुछ ना कुछ तिगड़म भिड़ानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो ये सोचकर अपने जो जेठ है संतोष उसके ऊपर वो डोरे डालने शुरू कर देती है और अपने ससुर के ऊपर कि जो भी इनमें से मान जाएगा वो ठीक है। अब क्योंकि संतोष यंग था और वो जल्दी ही उसके कंट्रोल में आ जाता है। अब दोनों साथ में, क्योंकि घर में एक ही में ही रह रहे हैं, अब दोनों मिलने जुलने लगते हैं और इसी बीच पूजा को संतोष से एक लड़की पैदा होती है। अब जो संतोष की असली बीवी है रागिनी, इस बात पर वो बहुत हाय हल्ला करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि ससुर भी उसी के कब्जे में था और पति भी उसके कब्जे में था और सास कुछ कर नहीं रख सकती। अब वो एक तरीके से उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों, अब वो कल्याण की बीवी तो थी नहीं, लेकिन अब वो संतोष की पक्की बीवी एक तरीके से बन गई है। अब उसकी 2 बीवी हो गई है, एक रागिनी और एक पूजा। और संतोष तो 6 साल के लिए उसकी ज़िंदगी में था और उससे कोई बच्चा भी नहीं था उसको। तो यहाँ पर जैसे संतोष एक तरीके से उसके जाल में फंसता है, तो सबसे पहले वो बच्चा ही सोचती है कि सबसे पहले बच्चा होना चाहिए घर पे दावा करने के लिए, तो लड़की पैदा होती है। और अब उसको ये था कि चलो बच्चा भी हो गया है, पति भी मिल गया है, लेकिन कल को अगर संतोष को कुछ हो जाए तो फिर से वो रोड पे ना जाए। तो वो संतोष को बोलती है कि देखो तुम 2 भाई थे, 16 बीघे ज़मीन है तुम्हारे पास, तो जो कल्याण के हिस्से की जो 8 बीघे ज़मीन है वो तुम मेरे नाम करो, क्योंकि रागिनी को तो एक जो हमारे कानून है हमारे देश का उसके आधार पर मिल ही जाएगी, लेकिन मैं दूसरी पत्नी हूँ, मुझे मिले ना मिले तो 8 बीघे कल्याण के हिस्से वाली ज़मीन तुम मेरे नाम करा दो, क्योंकि अब मेरी बेटी वो तुमसे ही है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है संतोष राजी हो गया। उसके बाद ससुर के साथ भी उसका कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था, ससुर भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है। अब घर में 2 सदस्य उसकी बात को लेकर राजी थे, जो ससुर थे अजय राजपूत और पति संतोष राजपूत, दोनों राजी थे कि 8 बीघे ज़मीन हम तुम्हारे नाम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर
जो संतोष की पहली पत्नी रागिनी है वो उस बात पर ऑब्जेक्शन उठाती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर 8 बीघे ज़मीन तुम पूजा के नाम कर रहे हो, तो 8 बाकी के 8 बीघे तुम मेरे नाम करो, क्योंकि मैं तुम्हारी धर्म से पत्नी हूँ। अब यहाँ पर जो सुशीला है सास, सुशीला राजपूत, जिनकी उम्र करीब 56 साल थी, जिनकी हत्या हुई थी, वो ये कहती हैं कि अगर 16 बीघे ज़मीन हमने दोनों बहुओं को दे दी तो हमारे हाथ में क्या रहेगा? कल को हो सकता है दोनों बहू हमें ही घर से निकाल दें, क्योंकि दोनों में पहले लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या उस ज़मीन को बेच दें। तो सुशीला जी इस चीज़ को मना करती हैं। वो कहती हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम ज़मीन नहीं देंगे, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो उसके बाद तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी ही है। लेकिन पूजा को इतना सब्र होता नहीं, और रागिनी भी इसी शर्त पर आती है, कहती है कि मैं भी तभी आऊँगी जब 8 बीघे ज़मीन तुम, जो मेरे मंगलसूत्र का एक तरीके से अधिकार है, वो मुझे मिल जाएगा। तो अब यहाँ से घर के अंदर, क्योंकि रागिनी अपने पीहर में जा चुकी थी और जो पूजा है वो ग्वालियर में जाकर रह रही थी, तो घर में अब जो सास ससुर है वही रह रहे थे। अब पूजा के सामने उसकी सास थी, जो उसके पूरे प्लान के आड़े आ रही थी, क्योंकि इसके लिए उसने बड़ी लंबी प्लानिंग करी। घर में आने के बाद उसने ससुर और जेठ पर दौरे डाले, फिर उससे एक लड़की भी पैदा हुई ज़मीन पर अधिकार के लिए। और अब अगर सब राजी हैं, तो ये दो जो घर के सदस्य हैं, रागिनी और सुशीला सास, ये दो राजी नहीं है। अब उसको बताया था कि रागिनी तो कुछ कर नहीं सकती है, वो अपने पीहर में, उसको भी 8 बीघे ज़मीन चाहिए और उसको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 8 बीघे मुझे मिल जाएगी। लेकिन सुशीला मानने को राजी नहीं है। वो फिर से अपनी बहन कामनी के पास जाती है, और जिससे ही जो आरोप ये लगाया गया था, क्या कामनी के हाथ से ही उसने, जो उसका बॉयफ्रेंड था अनिल वर्मा, इन सब से मिलकर ही जो उसका पहला पति रमेश था, उस पर गोली चलाई थी। तो ये वापस उसके पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अब सब मान गए हैं घर में, लेकिन जो सास है वो नहीं मान रही। और तुम एक काम करो, उसे सास को रास्ते से हटाओ, और जो भी ज़मीन मिलेगी उसमें एक हिस्सा मैं तुम्हें भी दूंगी। 8 बीघे ज़मीन है, और जैसे ही सुशीला रास्ते से हटेगी सास, हम उस ज़मीन को बेचेंगे और मैं तुम्हारा शेयर तुम्हें दे दूंगी। एक तरीके से वो सुपारी किलर भी कह सकते हैं। और जो पैसे भी आएंगे भविष्य में, उसमें उनका हिस्सा दोनों का करते हैं। अब उसके लिए वो प्लान बनाने शुरू करते हैं, और ये सोचते हैं कि ऐसा अच्छा सा कोई ऐसा मौका बने जिसमें हम अपने इस चीज़ को हम अंजाम दें, इस प्लान को। तो इसी बीच उसकी लड़की का, जो संतोष से पैदा थी, उसका बर्थडे आ जाता है। अब उसको लगता है कि घर में कोई है नहीं, रागिनी अपने घर पे है, जो उसकी जेठानी का हो या शौकन का हो। अब घर पे अजय है और संतोष है। वो दोनों को फ़ोन करती है, जो ससुर है उनको फ़ोन करती है, तुम्हारी पोती का बर्थडे है, और वो कह रही मैं अपने दादू के साथ ही बर्थडे मनाऊंगी। तो अजय 22 जून को ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी बहू के पास। फिर वो संतोष को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो, एक बेटी तुम्हारे से पहले ही है, अब दूसरा बच्चा भी मेरे पेट में है, मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ, और तुम फ़ौरन यहाँ आ जाओ। अब संतोष भी आनंद फानंद में वहाँ पर पहुँच जाता है। अब घर पर बची अकेली सुशीला देवी। वो अपनी बहन कामनी को फ़ोन करती है कि अब घर पर सुशीला अकेली है सास, और तुम जाकर उसका काम ख़त्म करो। अब यहाँ पर बर्थडे बन रहा है, केक कट रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, और दूसरी तरफ उसकी सास की हत्या हो रही है। अब ये दोनों स्कूटी लेते हैं, करीब 150 किलोमीटर दूर था, क्योंकि इन्होंने भी पहले बर्थडे अटेंड करा, कामनी ने और अनिल वर्मा ने, और इन्होंने कंफर्म कर लिया कि दोनों बाप बेटे यहाँ पर है। और वो स्कूटी से 100 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है ग्वालियर से, वो झांसी, वहाँ पर जाते हैं। और जाने के बाद वहाँ सुशीला देवी उनको देखती है, तो थे तो वो उसके रिश्तेदार ही एक तरीके से। वो खुशी खुशी उनके लिए चाय बनाती है, और इसी बीच वो उसको पीछे से पकड़ते हैं, सुशीला देवी को, क्योंकि वो एक एजड महिला थी, और उनको वो जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं। और इंजेक्शन लगाने के बाद, अब क्योंकि वो दो थे, वो उनको बेड पे लेटाते हैं और ज़बरदस्ती उनके मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं और उनके हाथ पैर बांध देते हैं। और उसके बाद जो भी वहाँ से उनको मिलता है, घर की तलाशी लेते हैं, वो जो भी उनको मिलता है लेकर स्कूटी से वहाँ पर चले जाते हैं, और बाहर से घर की कुंडी लगा देते हैं। तो इस तरीके से पूजा का पूरा प्लान पुलिस को के सामने, बयान सामने आते हैं। और अब ये सब जेल में है। कामनी को अरेस्ट कर लिया गया है, पूजा को अरेस्ट कर लिया गया है, अनिल की छापेमारी हुई। फिर एक जगह उसके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें उसको टांग में गोली लगती है, और पुलिस उसको भी अरेस्ट कर लेती है। तो ये थी एक बड़ी अजीब और उलझी हुई कहानी। उलझी हुई मैं इसीलिए कह रहा था कि इसमें इतने सारे रिश्ते थे,
कि मुझे बताने में भी दिक्कत हो रही थी कि मैं उसको उसकी बहू कहूँ या जेठ कहूँ या सौकन कहूँ। तो इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।